है ना। हाँ, फाइनली माने लास्टली, ऐसे शुरुआत पहले से होती है। चलिए, तो इसी के बारे में आज हम लोग पहले विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहली बात कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का नामे को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके नाम को लेकर के विद्वानों ने कई नाम दिया है। जैसे अभी हम क्या लिखे थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारे के सारे नाम एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। अब जिस विद्वान को जो ज्यादा बढ़िया लगा वो उसने नाम दे दिया। एक्चुअली कोई भी सभ्यता का नाम जनरली उसकी प्रमुख विशेषता के कारण पड़ता है। अब देखा गया कि सिंधु घाटी, उस एरिया में सिंधु नदी बहती है, तो अब सिंधु नदी के आसपास में सब जगह मिला, उस जमाना का जगह केने मिला, सिंधु नदी के। और सबसे पहले हड़प्पा मिला, तो कुछ लोग कह दिए हड़प्पा मिला तो हड़प्पा सभ्यता। फिर कहा लोग अच्छा एगो हड़प्पे का नाम मिलल, बहुत कुछ मिलल है ना, तो कहा सिंधु घाटी की सभ्यता। घाटी माने हो गया तटीय एरिया। और कुछ लोग कहा का है घाटी से भी तो दूर मिलल बटे, तो चल सिंधु सभ्यता। तो इसमें आप लोग को लफड़ा में नहीं पड़ना है, इसमें आपको सिंपल यही सोचना है। क्या हो गया इसमें? है ना। अब ध्यान दीजिए, इस सभ्यता के बारे में भारतीय लोगों ने कभी पता करने का कोशिश ही नहीं किया कि भारत में कोई बहुत बड़ी सभ्यता रही हो, कुछ बहुत जानकारी रहा हो, हमारे पूर्वज कैसे थे। इसीलिए जितना विदेशी इतिहासकार है लगभग सब आरोप लगाता है कि भारत के लोग जो है ना, भूत में नहीं भविष्य में जीता है। आगे का हो एकरा बारे में, पीछे का भइल से मतलब ओकरा नहीं। जबकि इतिहास क्या है, पीछे का चीज होता है। इतिहास क्या है, पीछे का चीज होता है। इसीलिए इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अंग्रेजों के आगमन से पहले हम लोग को नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आया ना, तो उसको शासन करने में दिक्कत हो रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था यहाँ के सिस्टम को। वो देख रहा था सब आदमी है, फिर उस जात में बटल है। उसको थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर कुछ जात को कहता था यहाँ के लोग अछूत है, तो उसको समझ में नहीं थी अछूत कैसे आदमी है, तो अछूत कैसे हो गया भाई। मैंने अंग्रेज को अजीब लग रहा था कि कैसन देश है, सांप को दूध पियाता है सब, तो सोचता था। मैंने उनके लिए भारत एक अजूबा देश था, ऐसा देश था जिसको वो समझना भी चाह रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। मतलब इसको ऐसे समझिए, उनको रिक्शा देखते थे तो हंसी आती थी कि एगो रिक्शा आदमी चला रहा है, ऊपर आदमी बैठा है, तो भाई गजब माना होता है यहाँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी ढो रहा है आदमी को, यानी कि आप समझ सकते हैं ना कि जो बैठा हुआ है वो पूंजीपति है, जो ढो रहा है वो बेचारा मजदूर है। आश्चर्य लगा। फिर जाति को देखा तो इतना जात है, इतना जात है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और सब लोग जात के आधार पर कर्म करता था, भेदभाव करता था। फिर इसमें इतना भगवान देवी देवता थे, तो अंग्रेज को शासन करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था कि हम कैसा व्यवहार इन लोग के साथ करें। कि मतलब जैसे मान लिया गया, आप देखते होइएगा बहुत लोग के घर पे जाइएगा तो अपने थाली में खाना नहीं खिलाएगा, पत्ता में खिलाएगा। आज भी गांव में चले जाइए, बहुत ऐसा घर है जहां पर आपको कुर्सी पे नहीं बैठने देगा, कहेगा नीचे बैठो। लेकिन एक तरफ आप उसको घर में नहीं घुसने दे रहे हैं, कुर्सी पर नहीं बैठने दे रहे हैं, अपने शरीर को नहीं छूने दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी से आप घर बनवा रहे हैं। जो नदियां को आप अछूत कह रहे हैं, घर तो आप उसी से बनवा रहे हैं ना, है कि नहीं है। और वो घर बनाने के क्रम में घर में रहता है, यही जन उसी घरवा में 1 नंबर 2 नंबर सब करता है, वही में बना के खाता भी है, जैसा उसका भोजन है वैसा खा रहा है, फिर भी अछूत नहीं हो रहा है घर।
लेकिन एक बार बना दिया, उसके बाद पंडित जी आएंगे, मंत्र फूकेंगे, सारा खत्म, ओकरा बाद नहीं घुसने देगा आपको। तो कोई भाई कैसे हो सकता है, ये बनाया, यही रहा, सब कुछ किया। मैंने अंग्रेज पगला गया। अब बाप रे, हमारा समझ में नहीं क्या। मैंने पहला देखिए कि कपड़ा दिए हम एक आदमी को साफ करने के लिए, वो बेचारा घर अपने ले गया इस कपड़ा को। इस कपड़ा के साथ कौन कौन कर्म किया राम जाने। ओकरा बाद धो धा के ले आके दे दिया, हम पहन लिए, उसके बाद वो हमको नहीं छुएगा, नहीं तो फिर हम अशुद्ध हो जाएंगे। रे कपड़वा धोनी हम ही, ओकरा संगे हम हूँ बहुत कुछ कोई नहीं, काका कोई नहीं, घर में ले जाके का जाने कौन जाए, जूठ साफ कोई नहीं कि पैखाना साफ कोई नहीं, फिर धो धा के पहुंचा देनी तोरा के, तू तो ना देखे गई। लेकिन जब हम तोरा के दे देनी है, तू पहन ले लो, तो डोंट टच मी। रे भाई, तो अंग्रेज पगला गया। अंग्रेज को लगा कि भाई गजबे देश है, ये अजूबा देश है। यहाँ सांप के लोग बैठा के पूजा करता है, दूध पियाता है, उस सांप विषैला सांप कहता है शिव जी हम। सब पढ़िएगा आगे, जब बीए में हिस्ट्री रख लीजिएगा तो बहुत से राइटर यहीं से शुरू करते हैं। भारत को विश्व में पहचान मिला सांप सपेरों के देश में। माने जो सांप जानवर है विषैला, उसको मार देना चाहिए, भगा देना चाहिए, तो हम उसका पूजा कर रहे हैं। अंग्रेज को नहीं समझ में आती पूजा काहे कर रहा है भाई। लेकिन उसका एक अलग मीनिंग भी है, उस पर भी हम चर्चा कभी करेंगे। लेकिन आपको इतना समझ में आ गया कि सही में अंग्रेज जैसा बुद्धिजीवी लोग था, वो लोग पढ़ा लिखा था, मानवतावादी देश था, है कि नहीं है। तो उन लोगों को यहाँ बड़ा अटपटा लग रहा था, इसीलिए वो भारत का इतिहास जानना कहा कि अभी बाणासन की शुरू से बाणासन पता चली कब जब वो इतिहास के जानकारी रही तबे न। हाँ, तो इसीलिए अंग्रेजों ने सही पूछिए तो भारतीय इतिहास को खोजने का शुरू किया था। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत का इतिहास का बहुत ज्यादा जानकारी हम लोग को नहीं था, है ना। सबसे पहले सिंधु घाटी वाला एरिया में देखते हैं तो चार्ल्स मैसन नामक एक विद्वान है, चार्ल्स मैसन। ये जब सिंधु घाटी वाला एरिया में गए तो उनको ये पता चला कि इस एरिया में जो है ना कोई बहुत बड़ी सभ्यता रही होगी। वहां गए, घूमे फिरे, थोड़ा सा मतलब उनका इंटरेस्ट था इस सब चीज के प्रति, लेकिन वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए चार्ल्स मैसन। लेकिन ये बात को है कि भाई लागत है एरिया में कोई पहले बहुत बड़ा सभ्यता और बहुत विकसित सभ्यता रहा होगा। तो ना उन्होंने नाम दिया और ना उन्होंने कोई प्रमाण दिया, ना उन्होंने कोई नाम दिया ना कोई प्रमाण दिया, लेकिन जानकारी दिया। उसके बाद कनिंघम नामक एक व्यक्ति जो इंजीनियर थे, कनिंघम जो इंजीनियर थे, वो जब इस एरिया में गए तो उनको एक मोहर मिला। कौन सी मिला? मोहर। अब वो मोहरवा देखे तो कहीं बाप रे, ये तो अलग क्वालिटी का मोहर है, यहाँ तो कोई बहुत बड़ी सभ्यता रही होगी। अब सभ्यता रही होगी तो उसका पता कैसे चलेगा? खोदवाइएगा, खोदवाइएगा, जांच कराइएगा तब ना। तो कनिंघम साहब जो थे सबसे पहले जो है उन्होंने ही साक्ष्य प्रस्तुत किया और एक संस्था का गठन अंग्रेजों ने किया जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और उसके जो सबसे पहला डायरेक्टर बनाए गए वो कनिंघम साहब को बना दिया गया कि आपको इंटरेस्ट भी है, आपको जानकारी है, आप ही इसका डायरेक्टर बन जाइए। इसीलिए जो है आपको क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। और सबसे पहले साक्ष्य दे करके बात करने वाले व्यक्ति कनिंघम हो गए। फिर बहुत बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जॉन मार्शल साहब जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे तो उन्हीं के नेतृत्व में क्या नाम बताएं, दयाराम साहनी। क्या नाम बताएं? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी साहब ने जो है 1921 में सब जगह का खुदाई करवाया। तो जिस जगह का खुदाई करवाया सबसे पहले हड़प्पा का खुदाई करवाया। कौन जगह का खुदाई करवाया? और जैसे खुदाई हुआ अंदर दबा हुआ था एक बहुत बड़ी सभ्यता, मतलब बहुत ऐसा साक्ष्य मिला है ना, जो मकान रोड ये सब देख के लगा कि भाई गजब। तब जाके प्रमाणित हो गया कि प्राचीन भारत ऐसा नहीं था कि पिछड़ा था। विश्व की सबसे बड़ी सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक भारत में थी। हम लोग इतने विकसित थे, है ना। और उसके बाद खोजाई और खुदाई दोनों शुरू हो गया।
इस एरिया में खोजो, तो जैसे जैसे खोजता गया आदमी तो सारा एरिया और सिंधु घाटी के आसपास वाला में एक के बाद एक स्थल, एक के बाद एक जगह पता चला कि भाई तो बड़ा विकसित सभ्यता था, इसका बहुत अजीब अजीब चीज के बारे में जानकारी मिला। तब जाके यह यकीन हो गया और प्रमाणित भी हो गया कि भारत में प्राचीन काल में ही एक बहुत बड़ी सभ्यता रही थी जिसका नाम है सिंधु घाटी की या हड़प्पन सभ्यता। अब यह जो सभ्यता थी उसका जो इतिहास में वर्गीकरण कल हम किए थे तो बताए थे 3 पार्ट में, कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक। अब इसको किस में रखा जाए? तो आद ऐतिहासिक, क्योंकि इस सभ्यता के जो भी साक्ष्य मिले हैं ना तो समानमा तो पता चल जा रहा है, लिखल को पढ़ल का समान मिलल बा, लेकिन ओकनी हम पढ़िए नहीं पावत। आज ले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो साहित्यिक स्रोत मिला है ना उसको पढ़ नहीं सकते। इसीलिए विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को इस आदि इतिहास में रख दिया है ना। और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता से लोहा का प्रमाण नहीं मिला है, कांस्य से मिला है, टीना तांबा मिला है, कांस्य से लोहा नहीं मिला है। तो इसलिए यह माना जाता है यह लौह युगीन सभ्यता नहीं थी, माने इस समय के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। तो इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता को किस में रखा है? आद ऐतिहासिक। और आद ऐतिहासिक को कल हम 2 भाग में बांटे थे, एगो ताम्र पाषाण, एगो कांस्य युगीन। तो ये दोनों में से कौन में रखल जाओ? कांस्य युगीन में। कौन में रखा जाओ? कांस्य युगीन में रखल जाओ, ठीक है। उसके बाद एक एक स्थान का हम लोग उठाएंगे जो खुदाई हुआ, हम लोग देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भी राखीगढ़ी वगैरह जितना भी जगह है ना, धौलावीरा वगैरह सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले परिचय हो जाए, निकालिए अपना अपना नोट्स। मोहर ना भराला बा है? चार्ल्स मैसन साहब 1826 में ये एरिया में घूमे फिर रहे थे ना, तो इनको आभास हुआ कि भाई ये एरिया में लागत बड़का कोई सभ्यता रहल हो। वही वही तो प्रूफ कर देते तो उनका नाम नहीं आज पढ़ने को मिलता। वही तो नहीं दिए, साक्ष्य नहीं दिए, अनुमान में वो अपने अनुमान पे बोल दिए। लेकिन उन्होंने कन्फर्म कहा कि भाई हम डिटो कहते नहीं, हम प्रमाणित नहीं कर पावत, लेकिन हम डिटो कहते नहीं एरिया में कोई बड़का सभ्यता रहे, लेकिन वो प्रमाणित नहीं किए, साक्ष्य नहीं दिए, इसीलिए तो उनका नाम नहीं आता है। कनिंघम साहब साक्ष्य के साथ बात किए, लेकिन एगो उनको मोहर मिला था। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, है कि नहीं। कनिंघम साहब गए उस एरिया में घूमे फिरे तो उनको अचानक एक मोहर मिला, और मोहरवा देखे तो कहीं भाई तो माने दूसरे क्वालिटी का मोहर है, तो बहुत विकसित सभ्यता वाला निशान मिल रहा है। तब 1921 में दयाराम साहनी उस एरिया का जॉन मार्शल अध्यक्ष थे, डायरेक्टर थे, और उनके नेतृत्व में ये लोग खोदाई करवाया। और जब खोदाई करवाया गया तो देखा गया सही बात है, ये तो बहुत बड़ा सभ्यता यहाँ से मिला है ना। चलिए भरिए। इस सभ्यता के लिए साधारणतः कितने नामों का? 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, चलिए भरिए तेजी में। सिंधु घाटी की सभ्यता नंबर 1 में लिखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा नाम क्या लिखेगा? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और तीसरा क्या नाम लिखेगा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। चलो बताओ तो जी, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? बोलो पूछो। आखिर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता काहे नाम दे दिया गया? बताइए। हाँ, सबसे पहले खुदाई चुकी हड़प्पा, माने सबसे पहले प्रकाश में कौन जगह आया? यही से एक नाम हड़प्पा दे दिया। यही से इस पूरा सही नाम भी ना हो, एगो हड़प्पे तो ना रहे, तो वही से सिंधु सभ्यता सबसे प्रचलित नाम हो गया। काहे कि ज्यादातर जगह मिलल बा सिंधु नदी के एरिया में मिलल बा, ज्यादातर, सब ना, सब में या ज्यादातर में फर्क होला। बात समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते, तो सिंपल जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए विद्वानों ने इसको हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दे दिया। सिंपल है।
सिंधु सभ्यता काहे नाम दिया? काहे कि इसका ज्यादातर स्थान जो सिंधु नदी के आसपास मिला था, इसीलिए सिंधु या सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे दिया गया। लिखिए नामांकन, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के नाम से विख्यात है, जो कि एक कैसी सभ्यता है? लौह युगीन, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन भरी, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन है ना, जो कि एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय, हाँ श्रेय लिखा लोगों ने बोला था, राय बहादुर दयाराम साहनी, पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी, साहनी मत लिख दिया, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। ऑब्जेक्टिव में मोस्ट वीवीआई पूछेगा ये, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। उसके डायरेक्टर कौन थे? तो जॉन मार्शल। सबसे पहले किसने जानकारी दी? चार्ल्स मैसन। सबसे पहले साक्ष्य किसने दिया? कनिंघम। सब अलग अलग सवाल है, नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, एगो पूछेगा सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी। बात समझ गए? बाकी सब ये कंपटीशन में आगे आपको काम आएगा। भाई बातें थी तो बता दिए तो आप कंफर्म हो गए कि शुरुआत किया मैसन, लेकिन उसने कोई साक्ष्य दिया? उसके बाद कनिंघम, लेकिन साक्ष्य दिया, लेकिन खुदाई करवाया? खुदाई किसने करवाया? दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल। सर जॉन, इसीलिए सर जॉन मार्शल या दयाराम साहनी को इस सभ्यता को खोजने का श्रेय दिया जाता है। जिसने खुदाई करवाया वही ना श्रेय लेगा, या आप अनुमान के आधार पर चाहे वही किला उठा के भाई लागत तारे बड़का सभ्यता है तो भाई तू कैसे हो गए एक खोज करता? मेन एक और खोजे वाला व्यक्ति जो इसका खुदाई करवाया, जो उसके बारे में 100% जानकारी दे दिया, वो ना होगा तो वह काम किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को जाता है, उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर का नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई कराई। चूंकि यह क्षेत्र कौन नदी घाटी का क्षेत्र था? सिंधु, तो भरा सिंधु। चूंकि यह क्षेत्र सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। इस सभ्यता के सबसे प्रमुख केंद्र हड़प्पा। सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा कौमा ली, हड़प्पा लिखे कौमा दी, हड़प्पा के बाद कौमा दी। हड़प्पा जो सबसे पहले प्रकाश में आया, माने सबसे पहले खोजा गया था। देखो ना आगे लिखल बा, हड़प्पा जो सबसे पहले प्रकाश में आया था को आधार मानकर इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। वेरी गुड। हड़प्पा भरी हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। चलिए, किन्हीं को भरने में दिक्कत हो रहा है? बोलिए, फिर से भरवा देते हैं, छूटा नहीं ना है। अब खोजकर्ता का बात है, ये तो नामांकन था, सिंधु घाटी, सिंधु, हड़प्पा। अब खोजकर्ता के बारे में आपको नाम याद करा दिए। सबसे पहले जानकारी दिया मैसन, सबसे पहले जानकारी दिया, सबसे पहले साक्ष्य मिला कनिंघम, खुदाई करवाया भरत। ऐसे तो इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, किंतु इस सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन, किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दी थी। तत्पश्चात माने इसके बाद अलेक्जेंडर का भराई कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम जो पेशे से क्या थे?
इंजीनियर थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना उन्हीं के समय हुआ और उन्हीं को प्रथम डायरेक्टर बना दिया गया, निर्देशक, है ना। भारतीय पुरातत्व, यहाँ पूछेगा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निर्देशक कौन थे? कनिंघम थे। इसीलिए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हाँ, VVI है। फिर से मिला वो लोगों जो पेशे से इंजीनियर थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निर्देशक थे, को हड़प्पा से एक लिपिबद्ध लिपिबद्ध माने लीक हॉल मोहर प्राप्त हुई। इसी आधार पर कनिंघम महोदय ने यहाँ किसी प्राचीन सभ्यता होने का अनुमान लगाया था। कनिंघम महोदय को डैश कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता। अच्छा से लिखा होगा, भारतीय पुरातत्व का पिता क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अंततः जब सर जॉन मार्शल पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर बने, तब उन्हीं के डायरेक्शन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का अन्वेषण माने खोज किया तथा दूदू बेर इस स्थान का खोदवाई कराया, तब जाके यह ज्ञात सभ्यता प्रकाश में आई। चलिए, अब ये सभ्यता प्रकाश में आई तो ये सभ्यता थी कब की? तो जितना मुंह उतना बात, सीधा बात हम कह रहे हैं। जितना विद्वान उतना बात की सभ्यता फलानवा समय के रहे तो फलानवा समय के रहे, तो वो कंपटीशन में विद्वान के नाम के साथ तिथि बताएंगे। यहां आप एक चीज जानते हैं, तिथि जानने का वैज्ञानिक तरीका कौन है? रेडियो कार्बन 14 विधि। अब उस विधि के आधार पर जो तिथि निर्धारित किया गया है वही ऑब्जेक्टिव में आप जवाब दीजिएगा, सीधा बात। आपसे नहीं पूछेगा कनिंघम ने इसकी तिथि कब बताई, फलाना ने कब बताया, नहीं मतलब है। हम सीधा कह रहे हैं इसके बारे में जितना विद्वान उतना मुंह उतना बात। तो हम निकेगो तो कौन कंक्लूजन पर तो जाए कोई ऑब्जेक्टिव ला, तो कौनी है कि सीधे जो वैज्ञानिक विधि बा एज आयु जाने के समय जाने के वही आधार पर एक तिथि बता दिए, ठीक बा। वो आधार पर एक तिथि है 2500 से 1750 BC। कितना है? 2500 BC से लेके 1750, सॉरी हाँ ठीक है ना, 1750 BC के बीच में ये सभ्यता रही होगी। रेडियो कार्बन विधि क्या कहा कि यह जो सभ्यता थी ये 2500 BC से लेके 1750 बीच के बीच में पली बढ़ी फूली आगे बढ़ी, है ना। तो यह जो डेट निर्धारण किया गया है किस तरीका से किया गया है? जो एक वैज्ञानिक तरीका है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नु कि सिंधु घाटी सभ्यता कब की थी, तो आप सीधे यही जवाब दीजिएगा 2500 BC से लेके 1750 BC के बीच में यह सभ्यता थी। क्लियर? बढ़िए। सिंधु सभ्यता के तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का एक विवादग्रस्त विषय है। विवादग्रस्त का मतलब समझ रहे हैं? जितना मुंह उतना बात, कंफ्यूजन हुई कि ना हुई, ऊपर विवाद हो जाए कि ना, ई कहस कुछ हो, कहस कुछ हो, कहस कुछ हो, तो एकरे कह जाला विवाद हो गए। तो इसे लिखल बा विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता शुरुए से विकसित दिखाई पड़ती है, शुरुए से, मैंने ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे ऐसे हो सकता है ना, इसीलिए और कंफ्यूजन है। और इसका पतन भी अचानक हो गया, शुरू से विकसित था, अचानक बिला गई सभ्यता, पतन हो गई, खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, है ना। तो इसलिए और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण का प्रयास सबसे पहले जॉन मार्शल कैले रहन। कौन कैले रहन? जॉन मार्शल। सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया था? जॉन मार्शल द्वारा किया गया। अब जॉन मार्शल साहब जो कैलन तो इस सभ्यता के तिथि बतैलन 3250 से 2750। सुना लोगन पहले 3250 BC से लेके 2700। तो चूंकि पहला व्यक्ति रहे तो ऐसे इनकर तिथियां याद रखिए। लोगन पूछे के तो ना चाहिए, लेकिन गलती से अगर दूसरा कोनो डेट पूछलक तो ये पूछी, आ ई पूछी तो कह के पूछी कि जॉन मार्शल ने
सिंधु सभ्यता की तिथि कब से कब बताई है? अब विद्वान के नाम ना देवे तो सीधे हो ही जवाब। सिंधु सभ्यता कब की थी? बात समझ गए ना? सिंधु सभ्यता की तिथि का जानने का प्रथम प्रयास किस व्यक्ति ने किया? जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की तिथि कब से कब बताई बड़ी। तो सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण का प्रयास सर्वप्रथम जॉन मार्शल द्वारा किया गया। उन्होंने इस सभ्यता की तिथि जो है लगभग कितना 3250 बीसी से लेके बड़ा लोगों 3250 बीसी से 2750 बीसी 2750 बीसी निर्धारित की। उसके बाद कई विद्वानों ने अलग अलग विधियों द्वारा इस सभ्यता के समय जानने का प्रयास किया। हम अपना भाषा में पढ़ते हैं तो नहीं देखते रहिए लोग ताकि तो नहीं समझ में आवत रहे। उसके बाद कई विद्वानों ने अलग अलग टेक्निक द्वारा इस सभ्यता के बारे में जो है अलग अलग समय बताया। रेडियो कार्बन 14 द्वारा जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि डैश माना गया। कब माना गया है? 2500 बीसी से लिखो भरो 2500 बीसी से कितना 1750 बीसी माना गया है जो सबसे अधिक मान्य है। चलिए विस्तार। अब ये जब सभ्यता पूर्ण रूप से जब प्रकाश में आ गई तो विस्तार का माने चौहदरी माने कहां से कहां ले थी, यानी माने उत्तर में कहां से लेके दक्षिण में कहां और पूर्व में कहां से लेके पश्चिम में कहां। बात समझ में आया मेरा? जैसे कहल जाए मोतिहारी कहां से कहां ले बाहू तो कब लोगन हुए सर हेने मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला सुगौली ले मान ली सर ओकरा बाद बेतिया हो जाला। कब लोगन एने करी कब लोग सर उन्हें मीनापुर मोतीपुर से पहले इन्हें हमनी बानी सन तो चौहदरी बताओ तनी सन। तो एक मतलब ये भैल कि मान लेनी हमारी चौहदरी बताइए हियां से लगभग हैंगा बा, यानी एकरे बीच में वो सभ्यता रहल हुई। बस समझ माने हई जो पॉइंट है इसका सबसे उत्तरी बिंदु है, हई जो पॉइंट है इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, हई जो पॉइंट है इसका सबसे पूर्वी बिंदु है, हई जो पॉइंट है इसका सबसे एकरे बीच में बाकी जगह हो ई ना कि चारे गो जगह रहे। बात समझ में आ रहा है मेरा? हम क्या कह रहे हैं कि चौहदरी देखल जाओ तो चौहदरी में हम लोग 4 गो पॉइंट पकड़ेंगे, क्लियर हो जाएगा कि नहीं? और वह चारों पॉइंट के बीच भी और जगह हो सकता। जैसे हम कहीं कि हमारे क्लास कहाँ से कहाँ लेबा तो हई बेंच से लेकर अंतिम लेबा तो हई बेंच कहीं तो हई तो 3 गो लड़कवा के नाम हाईलाइटेड होगा एक मतलब हो लड़का हमारे छात्र ना हका एक बीच में जितना लोग बस सब हमारे छात्र हो। बात समझ रहे हैं? तो यही चीज होता है। तो सिंधु सभ्यता का जितना स्थान प्रकाश में आया खोज हुआ तो उस सब में देखा गया तो सबसे पश्चिमी जो बिंदु मिला वो मिला सुतकांगेंडोड़। नाम है पढ़े के पड़ी भगवत ना काम चली केहू टीचर नाम ना बदलेला। बात समझ गए ना? जो सबसे पश्चिमी जगह मिला उसका नाम है सुतकांगेंडोड़। ऐसे ये जो एरिया है वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के कौन राज्य में है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान के कौन राज्य में है? तो सबसे पश्चिमी पूरा स्थल वेस्ट लिखा हुआ है ना, कौन मिला? सुतकांगेंडोड़। सबसे पूर्वी यहां पर आलमगीरपुर। क्या नाम है इसका? आलमगीरपुर। और ये जो एरिया है वर्तमान में कहां है? उत्तर प्रदेश ना मेरठ में। हाँ आलमगीरपुर ने मेरठ तो पड़ गया आपको हरियाणा में। नहीं यूपी में। सॉरी हमारा दूसरा दिमाग में बात आ गया। तो आलमगीरपुर हो गया, ठीक है, यूपी में पड़ता है। तो पूर्वी और सबसे उत्तरी देखा गया तो मिला मांडा। क्या देखा गया? मांडा। ये कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी देखा गया तो दैमाबाद। क्या नाम था उसका? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। माने चारों पॉइंट देखल गए ओकरा रफली नक्शा बनावल गल तो हेंग बदल नक्शा। सबसे पश्चिमी
सुत कांगेंडोल, बोला सुत कांगेंडोल, सुत कांगेंडोल। यह वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौना राज्य में? बलूचिस्तान प्रांत में। कौना राज्य में? तो सबसे पश्चिम, सबसे पूरब होगल आलमगीरपुर, सबसे पूरब होगल आलमगीरपुर। वर्तमान में कौना राज्य? यूपी, मेरठ में है, यूपी मेरठ में। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, वर्तमान में कहां पड़ेगा? और सबसे दक्षिणी बिंदु। अब ये चारों जगहिया के देखल गए, ध्यान सुनिए, जब ये चारों जगह को देखा गया तो इसका आकार नजर आया। कैसा नजर आ रहा है? कैसा नजर आ रहा है? त्रिभुजाकार। कैसा नजर आया? त्रिभुजाकार आया नजर। समझ रहे हैं? ये भी पूछा है, सिंधु घाटी का जो स्थल प्राप्त हुआ, उस स्थल के आधार पर सिंधु घाटी के सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। अब इस त्रिभुजाकार आकृति में उत्तर से दक्षिण माने हेंग, उत्तर से दक्षिण माने हेंग, तो उत्तर से दक्षिण एक लंबाई रहे 1400 किलोमीटर। कितना रहे? अब पूरब से पश्चिम एक लंबाई तो ज्यादा रहे 1600 किलोमीटर। कितना रहे? 1600। मतलब एक दोनों पॉइंट पकड़ल जाई, एगो नॉर्दर्न पॉइंट, एगो साउदर्न, माने उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। सीधे धके रसरी घींच नापल कितना बन, तो कितना मिलल? 1400। बात समझ गई नहीं? तो डाउट नहीं केनू। आ सबसे पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु पर रसरी तानो, तो कितना मिलल? 16। तब जाके आपका ये सब कितना ऑब्जेक्टिव पूछने दीजिए, कहां से पूछेगा। तो सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में फिर से एक बात, सिंधु सभ्यता का विस्तार देखने से पता चलता है कि इसका सबसे पश्चिमी पूरा स्थल माने प्राचीन स्थल, पूरा स्थल माने आना तो कोई सिंधु सभ्यता के जोगे ओकरे के तनी शब्द दिया गया, पूरा स्थल। पूरा माने प्राचीन स्थान। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। कहां? सबसे पूर्वी पूरा स्थल कहां है? यूपी मेरठ। सबसे उत्तरी पूर्वा स्थल कहां है? सबसे दक्षिणी कहां है? इसकी आकृति कैसी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूरब से पश्चिम। अब क्या कहता रहो? अब क्यों पढ़ाओ जाओ, पढ़ा लिखो, भरो लो जल्दी, भरिए तेजी भरिए। विस्तार। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त स्थानों के आधार पर यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन था? भरी लो, सुत कांगेंडोल भरी, बोर्ड पे देखिए भरी। हेदा बहेदा ना बुझा तक लिखिएगा फिर से। सूत का पर अनुस्वार आधा ग नी डोल। आज गर्मी ज्यादा बा ना, बड़ी गर्मी, हवा नहीं खे चल, उमस ध ले बा। चलो हो गए। ब्रैकेट में लिखिए पाकिस्तान बलूचिस्तान, छोट छोट लिखो हट जाई। पूछेला सुत कांगेंडोल वर्तमान में कौना देश में है? जैसे ध्यान दिया लोगन। चलो दूसरा, सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा? आलमगीरपुर। कौन है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ब्रैकेट में लिखा मेरठ यूपी। मेरे दिमाग में हरियाणा कहे चला गया है। चलिए हो गया, तेजी में वो बाद में करिए लोगन, लिखो ना, टाइम हो गल बा। सर्वाधिक पूर्वी हो गल आलमगीरपुर। सर्वाधिक उत्तर कौन है? मांडा। सर्वाधिक उत्तर कौन है? कौना राज्य में? जम्मू कश्मीर, मांडा। और सर्वाधिक दक्षिणी दैमाबाद। दपर दोले दैमाबाद केने पड़ेला? महाराष्ट्र में। कहां पड़ेला? महाराष्ट्र, दैमाबाद। लिखो लिखा, आराम से लिखो, छोड़ो मत। हो गया। चलिए, इसका क्षेत्रफल लगभग कौन आकार क्या है? भरिए
त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल कैसा है? त्रिभुजाकार। यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर बनेगा। क्षेत्रफल बल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई भरिए 1400 किलोमीटर लिखल बा, छोड़ दिया 1400 किलोमीटर। तथा पूरब से पश्चिम लंबाई कितना? 1600। आज के लिए इतना, कल कंटिन्यू रहेगा।